चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। वहाँ तक कार का कहानी हो गया था। हम लोग फ्री का फूड का कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि अगर मालिक आपको फ्री में फूड देता है, खाना देता है, तो फ्री में अगर खाना देता है तो इसमें दो चीज़ याद रखना है कि अगर वर्किंग आवर के दौरान अगर आपका मालिक आपको फ्री में रिफ्रेशमेंट देता है, रिफ्रेशमेंट का मतलब है कि अगर फ्री में आपको नाश्ता देता है मालिक, तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर वर्किंग आवर के दौरान आपका मालिक आपको फ्री में नाश्ता देता है तो उसके लिए कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मालिक आपको खाना देता है तो 50 रुपया तक का अगर खाना देगा तब तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 50 रुपया से अधिक का अगर आपको खाना देगा तो 50 रुपया से ऊपर जितना ज़्यादा का खाना देगा उतना रुपया का आपको टैक्स लगेगा। मान के चलिए कि अगर एक दिन में आपको 60 रुपया दिया खाना के लिए, रुपया नहीं दिया, खाना दिया, ध्यान दीजिए परक्विजिट्स में रुपया नहीं देता है, सुविधा देता है। तो अगर 60 रुपया का खाना अगर आपको दिया तो 50 रुपया के ऊपर जो 10 रुपया हुआ वो 10 रुपया टैक्सेबल होगा आपके लिए। यानी कि 50 रुपया से ऊपर प्रतिदिन जितना भी बार आपको खाना देगा उतना रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 3 दिन दिया है 60-60 रुपया का खाना तो 10 × 10 + 10 + 10 यानी 30 रुपया आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्री का फूड का। और अगर फ्री में चाय नाश्ता वगैरह देता है तो उसका टैक्स नहीं लगता है, उसको टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है गिफ्ट। गिफ्ट भी कभी कभी मालिक आपको दे सकता है। तो अगर गिफ्ट का अमाउंट 5,000 रुपया तक का है, जो गिफ्ट मिला है अगर वो अमाउंट 5,000 रुपया तक का है तब तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर गिफ्ट का अमाउंट 5,000 रुपया से ज़्यादा है तो आपको टैक्स लगेगा। गिफ्ट अगर 5,000 तक का है तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर गिफ्ट 5,000 से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लब का बिल। कई बार आप कोई क्लब के मेंबर होते हैं, क्लब जहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो कहीं पर मान लीजिए कि आप किसी क्लब के मेंबर हैं और उस क्लब के मेंबरशिप का बिल का जो भुगतान है वो आपका ऑनर पेमेंट कर रहा है। आप क्लब के मेंबर हैं, किसी क्लब में आप मेंबर हैं और उस क्लब का जो मेंबरशिप का बिल है वो आपका एम्प्लॉयर पेमेंट कर दे रहा है। तो एम्प्लॉयर अगर आपका क्लब का बिल का पेमेंट कर रहा है तो वो भी आपके लिए पूर्णतः टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मूविंग एसेट्स। यूज़ ऑफ मूविंग एसेट्स, किसी चल संपत्ति का प्रयोग। मालिक ने अगर आपको कोई चल संपत्ति का प्रयोग करने के लिए दिया है, चल संपत्ति का मतलब होता है मूविंग, लैंड और बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी नहीं, मूविंग एसेट्स होना चाहिए। कार होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपको मालिक अगर दिया है तो अगर आपके मालिक के द्वारा आपको कोई मूविंग एसेट्स दिया गया है तो उसमें अगर लैपटॉप और कंप्यूटर अगर यूज करने के लिए दिया गया है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका मालिक आपको लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका मालिक और भी कोई संपत्ति दिया है लैपटॉप और कंप्यूटर छोड़कर तो उसकी लागत का 10% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी उसकी लागत है उसकी लागत का 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसकी लागत है 10,000 तो 1,000 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रहे, मूविंग एसेट्स होना चाहिए। जो एसेट्स होना चाहिए वो मूविंग होना चाहिए, चल संपत्ति होना चाहिए। ई मूवेबल एसेट्स नहीं होना चाहिए, लैंड नहीं होना चाहिए, प्लांट नहीं होना चाहिए, मशीनरी नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए क्या, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, कार होना चाहिए। तो लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज करने के लिए दिया है तो आजकल तो लैपटॉप और कंप्यूटर लगभग लगभग सबके पास हो जाता है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इसका बिजनेस यूज होता है। लेकिन कार और फर्नीचर या रेफ्रिजरेटर वगैरह अगर आपको देता है यूज करने के लिए तो उसका लागत का 10% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कई बार होता है कि मूवेबल एसेट्स आपका मालिक आपको ट्रांसफ़र कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि मूवेबल एसेट्स आपका मालिक आपको ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि वो आपको दे ही देता है। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि आपको यूज करने के लिए दिया था, आपको ऑनरशिप नहीं दिया था। और अभी वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं कि वो आपको फाइनली दे दिया, यूज नहीं करने के लिए बल्कि परमानेंटली आपको दे दिया कि आप उसको रख लीजिए अपने पास। तो उसके लिए दो बात है कि अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपको देता है, अगर आपका मालिक आपको कंप्यूटर और या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देता है तो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देता है तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है
उसमें 50% के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर डेप्रिसिएशन घटाएंगे। अगर मान लीजिए कि 10,000 का है तो पहला साल उसका डेप्रिसिएशन होगा 10,000 का 50% यानी कि 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया का उसमें से डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो बचा 5,000 रुपया वो टैक्सेबल होगा। और अगर मान लीजिए कि 2 साल उसका प्रयोग किया गया है तो पहला साल क्या करेंगे, 10,000 कॉस्ट, उसका 50% यानी 5,000 घटाएंगे, बचा 5,000। फिर 5,000 का 50% घटाएंगे 2,500 रुपया, तो बचा 2,500। तो 2,500 पर आपको टैक्स लगेगा। यानी जितना साल यूज करेगा उतना साल 50% के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और फाइनली जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। अब मान लीजिए कि अगर 1 साल ही उस कंप्यूटर का प्रयोग करने के बाद आपको दे दिया और 10,000 का वो कंप्यूटर था या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था, तो 10,000 का 50% पहला साल का डेप्रिसिएशन हुआ 5,000 रुपया, तो बच गया बाकी का 5,000 रुपया। और अगर उस 5,000 में मालिक आपसे कुछ लिया, बोला कि ऐसा करो 2,000 रुपया इस कंप्यूटर के बदले में तुम हमको दे दो, तो 2,000 रुपया माइनस हो जाएगा, जो बच गया 3,000 रुपया वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जितना साल वो मालिक यूज कर लेगा एसेट्स का, उसका उतना साल का 50% के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम घटा देंगे और उसके बाद जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। और अगर उसमें से मालिक कोई पैसा आपसे ले रहा है तो फिर वो पैसा को उसमें से माइनस कर देना पड़ेगा और उसके बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है मोटर कार। अगर मालिक आपको मोटर कार ही दे दिया कि ये मोटर कार हम तुमको दे देते हैं, तो जो मोटर कार का एक्चुअल कॉस्ट है और जितना साल वो मोटर कार रखा है उसका 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन उसमें माइनस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कंप्यूटर में 50% है, 50% है, लेकिन मोटर कार में वो रेट है 20%। और सेम वही है, वहाँ भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, यहाँ भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। वहाँ पर भी उसका कंसिडरेशन कुछ अगर लिया था तो माइनस किए थे, यहाँ भी अगर कोई कंसिडरेशन लिया है तो माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। थर्ड वन आता है कि अदर टाइप्स ऑफ मूवेबल एसेट्स, यानी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स छोड़कर और कार को छोड़कर उसके अलावा अगर कोई अदर मूवेबल एसेट्स आपको दिया है, तो अगर कोई अदर मूवेबल एसेट्स दिया है तो जो भी उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा उस कॉस्ट में से 10% के हिसाब से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, ध्यान दीजिए यहाँ पर मेथड बदल रहा है, यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया और रेट भी बदल गया, यहाँ पर 10% का रेट हो गया। तो 10% के हिसाब से जितने साल का वो प्रयोग कर लिया होगा मालिक उतना साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। और अगर मालिक उसमें से कोई पैसा एम्प्लॉय से काटा है या लिया है तो वो पैसा उसमें से माइनस करने के बाद रेस्ट बचे हुए पैसे पर टैक्स लगेगा। सर अगर मूवेबल भी नहीं रहा, लैपटॉप और कंप्यूटर भी नहीं रहा, नहीं तो मूवेबल पर ही टैक्स लगेगा, इमूवेबल पर टैक्स का बात ही नहीं है। यहाँ पर चल संपत्ति का ही आपको ट्रांसफर कराया गया है। चल संपत्ति में ही 3 हिस्सा बांटा गया है, एक हिस्सा बांटा गया है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, दूसरा हिस्सा बांटा गया है मोटर कार और तीसरा हिस्सा बांटा गया है ये दोनों को छोड़कर और भी टाइप का मूवेबल एसेट्स। अगर आप लैंड या बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें उसका कैलकुलेशन इसमें नहीं किया गया है। और वैसे भी लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपको देता है तो वो कैपिटल गेन चैप्टर में चला जाएगा। याद कीजिए कैपिटल गेन में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी का बात होता था। चलिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि की राशि होती है। पीएफ भविष्य निधि होता है क्या है कि वर्तमान में अगर कोई नौकरी कर रहा होता है, वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो जब तक वो नौकरी कर रहा होता है तब तक तो उसकी शारीरिक क्षमता उसके काम के लायक होती है, इसलिए वो नौकरी कर रहा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ज्यों ज्यों उसका उम्र बढ़ता जाता है उसकी शारीरिक क्षमता घटती जाती है और ज्यों ज्यों शारीरिक क्षमता घटती जाती है त्यों त्यों उसके शरीर में काम करने की क्षमता कम होने के बाद
जब एक पैरामीटर ये हो जाता है कि अब इसकी कैपेसिटी काम करने के लायक नहीं है, 60 साल या 65 साल का हो गया वो आदमी, तो अंतिमतः उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है कि अब आपकी सेवा लेने में आपका एम्प्लॉयर समर्थ नहीं है, हम आपकी सेवा को नहीं ले सकते हैं। वो रिटायर हो जाता है। और रिटायर आदमी के पास आमदनी का स्रोत बहुत कम रहता है, और अगर वो कहीं कोई बीमारी से ग्रसित हो गया तो रिटायर आदमी का खर्चा तो और बढ़ भी जाता है। एक तो पहले सैलरी कमा रहा होता है तब तक तो बड़ा ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही सैलरी मिलना बंद हो जाता है वैसे उसकी आमदनी घट जाती है, और कहीं वो किसी बीमारी का शिकार हो गया या नहीं भी शिकार हुआ तो कम से कम उसको जिंदा रहने के लिए तो खर्च चाहिए, पैसा तो चाहिए, जिंदा कैसे रहेगा। तो खर्च चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने एक फैसिलिटी रखी है कि आपके वेतन का कुछ परसेंट सैलरी से काट कर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। और आपके सैलरी का कुछ हिस्सा जब प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाएगा तो इसमें भी कुछ नियम है, वो 4 तरह का इसमें एक्ट आता है, वो चारों में बात करेंगे। तो जितना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, ध्यान रखिएगा, जितना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर भी अपने तरफ से लाकर आपको देगा। जितना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा उतना पैसा आपका एम्प्लॉयर अपने तरफ से लाके आपके अकाउंट में जमा करेगा, और वो दोनों पैसा मिलाकर जमा हो जाएगा। और जब आप रिटायर होइएगा तो उस जमा पैसा में से रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसा, उसका जो भी हिसाब होगा ब्याज के साथ, उसका एक भारत सरकार के द्वारा एक संस्था चलाया जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। तो कर्मचारी भविष्य निधि में जो भी पैसा आपका जमा होगा वो आपको रिटायर होने के बाद दे दिया जाएगा। अभी कोविड के काल में एक और उसमें बेनिफिट दिया गया है कि अगर कोई कर्मचारी मान के चलिए कि नौकरी करते हुए बाय द वे बुरा हो जाए उसके साथ, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से 6 लाख रुपया, किसी को 2.5 लाख रुपया तक उसमें से पैसा देने का भी प्रावधान है। अगर आपका 10,000 भी जमा होगा तो भी आपको सरकार की ओर से 2.5 लाख दिया जाएगा। तो ये पीएफ की बात है। पीएफ जो होता है बेसिकली 4 तरह का होता है। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो बेसिकली 4 तरह का होता है। पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और चौथा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 4 तरह का प्रोविडेंट फंड है। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और चौथा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये चारों की कहानी को पहले समझते कि ये चारों है क्या। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट की संस्था होती है वहाँ पर दिया जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सामान्य तौर पर जो गवर्नमेंट की संस्था होती है, जैसे भारतीय रेल है, भारतीय पोस्ट ऑफिस है, भारत का डीवीसी है, या जो भी सरकारी संस्था होती है, सिर्फ वहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा अगर कट रहा है सैलरी से और आपका मालिक भी उतना ही पैसा काट कर आपके अकाउंट में जमा किया है तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर किसी तरह का कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको बोलते हैं आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये किसी भी तरह से अप्रूव्ड संस्था में लागू किया जाता है। कोई भी जो अप्रूव्ड संस्था होती है, सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्था होती है, वहाँ पर ये लागू किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपका कॉलेज है, तो आपका कॉलेज जो है वहाँ पर ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी होता है उस बेसिक सैलरी का मतलब एक परसेंटेज होता है, जो भी परसेंटेज आपका एम्प्लॉयर तय करे वो परसेंटेज आप काट कर, उसके सैलरी से काट कर, मान के चलिए कि राजन एक कर्मचारी है किसी बैंक किसी संस्था का, तो राजन का सैलरी अगर 20,000 रुपया है और एम्प्लॉयर ने ये डिसीजन लिया है कि 10% के हिसाब से हम लोग पीएफ का पैसा काटेंगे, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपया उसके अकाउंट से सैलरी से कट जाएगा।
यानी उसकी सैलरी अगर बेसिक सैलरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सैलरी का मतलब है टोटल डीए वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आएगा कि सैलरी का कैलकुलेशन क्या होता है, सैलरी किसको बोलते हैं, वो कैलकुलेशन में आएगा। तो जो सैलरी है, अगर 20,000 उसकी सैलरी है तो 2,000 रुपया उसकी सैलरी से कट जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा मात्र 18,000 रुपया, उसके अकाउंट में जाएगा मात्र 18,000 रुपया। और 2,000 रुपया मालिक अपने अकाउंट से, यानी कि इसके पीएफ खाते में कितना जमा होगा, 2,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यानी कि 2,000 रुपया जो उसके सैलरी से कटा है वो 2,000 रुपया, और सेम वही 2,000 रुपया एम्प्लॉयर अपने तरफ से उसके अकाउंट में जमा करेगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,000, तो कुल मिलाकर पीएफ में जमा हो जाएगा कितना, 4,000 रुपया। तो उसके पीएफ अकाउंट में प्रत्येक महीना 4,000 रुपया जमा होगा, अगर 10% डिडक्शन का डिसीजन लिया गया है तो। ये हो गया पैसा जमा करने की प्रक्रिया। फिर उसमें भी 2-3 पार्ट हो जाता है। जब पैसा आपका जमा हो जाता है तो उसमें भी 2-3 पार्ट हो जाता है। पेंशन फंड में अलग चला जाता है पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट में अलग चला जाता है पैसा। तो उतना डिटेल्स में हम लोग को नहीं जाना है। अभी बेसिकली ये जानना है कि वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आपके सैलरी के 12% से ज़्यादा पैसा काटा के जमा किया जाता है, इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा, इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन is excess at the rate of 12%, if employer contribution in recognized provident fund is excess than 12%, then excess amount is taxable for employee। अगर मालिक आपके सैलरी के 12% से ज़्यादा पैसा जमा करता है, अगर मालिक आपके सैलरी के 12% से ज़्यादा पैसा जमा करता है, तो जितना ज़्यादा मालिक जमा करेगा 12% के बाद वाला पैसा, अगर 13% जमा करता है तो 1% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर मालिक 14% जमा करता है तो 2% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो टैक्स की राशि है वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के 12% से अधिक होने पर है। अगर 12% तक आपका एम्प्लॉयर आपका सैलरी से पैसा काटता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12% से ज़्यादा अगर आपका एम्प्लॉयर काटता है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ये हो गई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात। उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अनरिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात हम लोग पढ़े थे। अब तीसरा नंबर में आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसको हिंदी में कहते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को हिंदी में कहते हैं अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। ये किसी वैसे भी संस्था में लागू किए जाते हैं जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो सिर्फ वैसी जगह पर लागू होते हैं जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किसी भी वैसे संस्था में लागू हो सकते हैं जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। कोई भी प्राइवेट फर्म, कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो काम करना चाहती है वहाँ पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लगाया जाता है। अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट फंड का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है, तो ये ध्यान दीजिए कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कोई भी पैसा डालता है तो उस समय उस पर टैक्स नहीं लगता है। चाहे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय 10% डाले, चाहे 12% डाले, चाहे 14% डाले या 15% डाले, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई पैसा पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से उसको लास्ट में रिटायर होने के बाद कुछ पैसा मिलता है, तो जो पैसा मिलता है उसमें ये देखना पड़ता है कि उस पैसा में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर इंटरेस्ट कितना है। रिटायर होने के बाद अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिला है उस पैसा का हिस्सा देखना पड़ता है कि उसमें एम्प्लॉयर का हिस्सा कितना है और एम्प्लॉयर का हिस्सा पर इंटरेस्ट कितना मिला है। जितना इंटरेस्ट मिला होगा और जितना उसका हिस्सा होगा, मात्र उतना ही पैसा पर टैक्स लगेगा। अगर मान के चलिए कि आप रिटायर हो गए और आपको 10 लाख रुपया मिला है, तो अगर 10 लाख रुपया मिला है तो उसमें ये पहले आप देख लीजिए कि उस 10 लाख में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है और उस कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट कितना है, उसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
और अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है और उस पर इंटरेस्ट कितना है, तो हम लोग ये एक एज्यूमेबल अमाउंट कर लेते हैं कि जितना आपको मिला है उसका 50% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन होगा और उस पर आपको टैक्स लगेगा। अगर आपको 10 लाख रुपया मिला है तो हम लोग ये मोटा मोटी अनुमान कर लेंगे कि 5 लाख रुपया टैक्सेबल अमाउंट होगा। 5 लाख रुपया जो होगा वो मालिक का दिया हुआ पैसा होगा और मालिक का दिया हुआ पैसा का ब्याज होगा, क्योंकि लगभग लगभग यही होता है कि जितना आपका पैसा कटता है उतना ही आपका मालिक भी आपको पैसा देता है, तो ब्याज भी लगभग लगभग दोनों का बराबर बराबर ही आएगा। इसलिए अगर क्वेश्चन में नहीं क्लियर है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना और उसका इंटरेस्ट कितना है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली उस अमाउंट का, जो अमाउंट आपको रियलाइज हुआ है, उसका 50% पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये हुई थर्ड लाइन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। अब चौथी कहानी आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये खुद का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आप भी खुद चाहें तो किसी रिकॉग्नाइज्ड बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। आप ये खुद का अपना जमा किया हुआ पैसा होता है, इस पर एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं होता है। एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना पैसा मिला, आपको कितना पैसा नहीं मिला। ये पीपीएफ जो होता है खुद के द्वारा स्टेट बैंक में भी खोल सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में भी खोल सकते हैं। और पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, बैंक में जो भी आप पैसा जमा करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपको पीपीएफ पर मिलता है। लेकिन इसमें एक रूल होता है कि पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट तो लगभग लगभग हमको लगता है कि 8.5 से 8% के लगभग होगा अभी तत्काल में। लेकिन इसका जो पैसा है वो 15 साल तक आपको नहीं मिलता है। अगर मान के चलिए आप 2020 में पैसा जमा कीजिएगा 5,000 10,000 कुछ भी, तो 2035 तक आपको एक भी रुपया उसमें से नहीं मिलने जा रहा है। पीपीएफ का पैसा 15 साल तक आपको नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप पहला साल कुछ पैसा डाले हैं और आप सो गए तो आपको पनिशमेंट लगेगा पीपीएफ में। पीपीएफ का रूल है कि उसमें हर साल कुछ ना कुछ पैसा डालना पड़ेगा, चाहे 1,000 डालिए, चाहे 2,000 डालिए, चाहे 3,000 डालिए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना डालिएगा। जो आपकी कैपेसिटी है डालिए, लेकिन डालना पड़ेगा उसमें पैसा। और नहीं डालिएगा तो फाइन लगेगा उसमें, और प्रत्येक साल डालना पड़ेगा, ये नहीं कि एक साल डाले दूसरा साल छोड़ दिए। तीसरी बात है कि उसमें, मैंने पहली बात जो हम आपको बताया कि उसका जो भी पैसा जमा हुआ वो 15 साल तक आप भूल जाइए कि उसका पैसा आपको मिलने जा रहा है। तो ये हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आपका सिर्फ कैलकुलेशन होता है, इसमें एम्प्लॉयर का कोई खास योगदान नहीं होता है। तो ये 4 तरह का प्रोविडेंट फंड की बात हो गई। पहला स्टैचुरी, जो सिर्फ सरकार के कर्मचारी को मिलता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपके कंट्रीब्यूशन पर तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी के 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो उस पर उसको टैक्स लगेगा। और अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो आप डालें चाहे आपका मालिक डाले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब रिटायर होइएगा, रिटायर होकर जो पैसा मिलेगा उसका मालिक कंट्रीब्यूशन, जो मालिक का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो, उस पर टैक्स लगेगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसका 50% पर टैक्स लगेगा। आई विश कि ये प्रोविडेंट फंड क्लियर हुआ होगा मैटर। अब उसके बाद जब आप सारा कुछ जोड़ लेते हैं, इतना सारा कुछ आपको बता दिया गया कि सैलरी है, एरियर ऑफ सैलरी है, एडवांस सैलरी है, हर तरह का अलाउंसेस है, हर तरह का परक्विजिट्स है, सब कुछ अब आप जोड़ लेते हैं, सब अमाउंट को आप जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है वो कहलाता है ग्रॉस सैलरी। जुड़ने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा को कहते हैं ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी को फिर जोड़ने के बाद उसमें से 3 तरह का डिडक्शन माइनस किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ डिडक्शन माइनस किया जाता है। ग्रॉस सैलरी में से 3 चीज़ घटाया जाता है। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आप बोले या ना बोले, ये आपका सैलरी का 50,000 रुपया ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। जितना आप कमाए हैं उसमें से 50,000 तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 के बाद वाला पैसा पर टैक्स लगेगा। ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आप मांगिए या ना मांगिए आपका ये माइनस होगा ही होगा। दूसरा घटता है इसमें से प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपको नौकरी करने के बदले में प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ा है तो ग्रॉस सैलरी में से वो प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। और तीसरा जो माइनस होता है वो है इंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसके बारे में पहले भी आपको चर्चा किया गया था
कि इंटरटेनमेंट अलाउंस का पैसा माइनस होता है, और इंटरटेनमेंट अलाउंस का पैसा सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए माइनस होता है, प्राइवेट कर्मचारी के लिए माइनस नहीं होता है। और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इंटरटेनमेंट अलाउंस का पैसा का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जो इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिला है वो पैसा, एक नंबर में जो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो पैसा फर्स्ट। सेकंड में क्या आता है कि आपके सैलरी का 20%, और थर्ड में आता है कि मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपया। तो ये तीन अमाउंट को पहले कंपेरिजन करते हैं, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसिव्ड, या 20% ऑफ सैलरी, या ₹5,000, विच एवर इज लेस। तीनों में जो कम होता है वो पैसा माइनस कर दिया जाता है। और ये तीन चीज़ हुआ, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ, एक प्रोफेशनल टैक्स हुआ, और एक इंटरटेनमेंट अलाउंस हुआ। इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए माइनस होता है, प्राइवेट कर्मचारी का माइनस नहीं होता है। ये तीनों दिया हुआ तो तीनों घटेगा, दो दिया तो दो घटेगा, और नहीं तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन तो घटेगा ही घटेगा। और इस तरह से फिर जो घट कर पैसा आएगा वही कहलाएगा टैक्सेबल सैलरी, जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट वन यही टैक्सेबल सैलरी होगा जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अंतिम रूप में। अब एक बार नट सेल में आपको फिर से रिवीजन में लेके चलते हैं कि इसमें क्या क्या शो किया जाता है। सबसे पहला चीज़ होता है सैलरी या वेजेज। जब इसका चार्ट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, इसका चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले सैलरी या वेजेज आएगा। सेकंड में आता है एडवांस सैलरी या एरियर ऑफ सैलरी। एडवांस सैलरी मतलब अगर पहले मिल गया है, एरियर ऑफ सैलरी यानी कि पहले का बाकी था वो अभी मिल रहा है, वो आता है। डियरनेस पे यानी कि महंगाई वेतन जो सेवा की शर्त में होता है। डियरनेस अलावेंस जो महंगाई भत्ता है, ये सेवा की शर्त में हो भी सकता है, ये सेवा की शर्त में नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है बोनस, जो आप अतिरिक्त काम करते हो उसके बदले, लाभ के बदले जो आपको हिस्सा देता है सैलरी के रूप में, दैट इज बोनस। किसी तरह का फीस, कोई कमीशन, हर तरह का अलावेंस। अलावेंस पर चर्चा हो गया है कि जो टैक्स फ्री अलावेंस होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, और बाकी जो टैक्सेबल होता है वो तो टैक्सेबल होता ही है। उसके बाद आता है आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। जो परक्विजिट्स यानी कि जो अनुलाभ यानी कि जो सेवा या जो सुविधा आपको दी जाती है वो टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी सैलरी के बदले अगर लाभ का कोई हिस्सा आपको दिया जाता है तो वो हिस्सा, लाभ के बदले अगर कोई सैलरी का हिस्सा दिया जाता है तो वो अमाउंट रिसिव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव के बदले अगर आपको कोई अमाउंट मिला है। फिर हम लोग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अमाउंट पढ़े कि अगर वो सैलरी के 12% से ज़्यादा दिया जाता है तो जो भी सैलरी का 12% से ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। हाँ, एक चीज़ छूट गया बताने के लिए, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर आपका एम्प्लॉयर का जो जमा पैसा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर, उसको ब्याज आप पर मिल रहा है, आपको ब्याज मिल रहा है उससे, और वो ब्याज का रेट अगर 9.5% ज़्यादा है, 9.5% से अगर ज़्यादा है वो इंटरेस्ट का रेट, तो 9.5% से जितना ज़्यादा होगा इंटरेस्ट वो टैक्सेबल होगा। ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इफ एक्सीड 9.5%, अगर इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। नेक्स्ट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ लिए। फिर आएगा ग्रेचुटी, तो ये ग्रेचुटी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जो रिटायरमेंट चैप्टर है उसके बाद पढ़ेंगे। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव भी उसके बाद पढ़ेंगे। रिट्रेंचमेंट भी रिटायरमेंट में आएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी उसी में आएगा, पेंशन भी उसी में आएगा। इस तरीके से सबको जोड़ लेंगे तो ग्रॉस सैलरी होगा, और उसमें से तीन चीज़ हम लोग घटा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 रुपया, ये बोलिए या ना बोलिए घटेगा ही। दूसरा इंटरटेनमेंट अलावेंस सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए 5,000 रुपया माइनस होगा, या 20% ऑफ सैलरी, या एक्चुअल ईयर रिसिप्ट, तीनों में से जो कम होगा। और लास्ट आएगा इसमें प्रोफेशनल टैक्स। तो ये लमसम आपका कैलकुलेशन हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी का। थ्योरेटिकल पार्ट लगभग आपका ओवरऑल कंप्लीट हो गया।